कभी कभी जीवन में ऐसा भी वक्त आता है जब हम परिस्थितियों को देखकर और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और इस सिलसिले में हम जिस काम को कर रहे होते हैं वहां से कुछ न कुछ हमें डेविएशन मिलता है। थोड़ा सा लगता है कि जैसे हम पथ भ्रष्ट कहते हैं उसको, कि हम रास्ते से विचलित हो जाते हैं। कभी कभी मन उदास हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा हमारा क्या है हमारा फ्यूचर, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये जीवन चक्र है, ये वक्त की नजाकत है और इन चीजों से हम लोगों को काउंटर होना ही पड़ता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर शाम एक जैसी नहीं होती, हर सुबह एक जैसा नहीं होता। इसीलिए उतार चढ़ाव के इस माहौल को हमें अपने दैनिक जीवन में हमेशा बर्दाश्त करना होता है, झेलना होता है, तब कहीं जाकर के हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये चाहें कि हर चीज मेरे ही मुताबिक हो, ये संभव नहीं है। प्रकृति में हर चीज आपके मुताबिक चलेगा, प्रकृति आपके हिसाब से चलेगी, ये संभव बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल असंभव है ये। इसलिए हमें हमेशा टाइम मैनेजमेंट और समय के साथ चलना होता है, तब कहीं जाकर के हमें अच्छे रास्ते। और कठिनाइयां तो आएगी, जैसे कभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसा होगा रिजल्ट। इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में चलते रहेंगे और सबके दिमाग में चलता है। लेकिन वहीं आप अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर खुद को आकर्षित करेंगे, दिशा निर्देशित करेंगे, तो सारी कठिनाइयां अपने आप बगल हो जाती हैं, साइड हो जाती हैं और आपका रास्ता साफ हो जाता है। मोटिवेशन का हर लेक्चर 2-4-5 मिनट का हमारा रहता ही है आपके साथ, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं एग्जाम बूस्टर कोर्स में, तो आपको हर तरह से मजबूत होना है। मैं हर लेक्चर में ये बात आपको सिखाने का काम करता हूं। मेटल नॉन मेटल को हमने पिछले लेक्चर में, मतलब धातु अधातु चैप्टर के पिछले लेक्चर में हमने आपको खास तौर पर मेटल्स यानी धातु के विषय में चर्चा करके एक पूरी लेक्चर दिया था। और खास आप ये ध्यान रखें हमेशा कि हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करना पॉसिबल नहीं है, पर दिशा निर्देश है कि ये आपको ऐसे करना है, ये आपको ऐसे करना है, वो हम आपको देंगे। अभी लेक्चर है बाकी, तो अभी आपको जो है सो मतलब पीछे के जितने भी चैप्टर्स हमने आपके साथ शेयर कर लिए हैं उनमें भी तथ्यात्मक बातें जो सब्जेक्टिव टाइप की है उस पर हम जरूर बात करेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन अभी ओवरऑल आपको एक समरी दिया जा रहा है, एक सारांश दिया जा रहा है। और जो बिंदु आपके मुख्य हैं, पूछना नहीं पूछना अलग बात है, लेकिन पूछेगा भी तो कहाँ से पूछेगा, वहीं से ही पूछेगा। आप क्वेश्चन बैंक जाइए और लेक्चर को टैली करवाइए तो लगेगा कि नहीं बिल्कुल सर का दिशा एकदम बिल्कुल डायरेक्शन सही है और सर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं। अभी जो जो दौर चल रहा है, जो समय है, बस 1-1.25 महीने अब आपके लिए बचे हुए हैं और इस 1-1.25 महीने में पूरा ताबड़तोड़ झोंक करके मेहनत करना है। बातों में समय कभी खर्च नहीं करना है और इतना ज्यादा व्याकुल भी नहीं होना है कि मतलब ये नहीं होगा, तो एकदम अस्थिर रखिए अपने आप को और उसके हिसाब से काम कीजिए। इतना 1 साल जो हमने मेहनत किया वो जाया यानी वो बेकार नहीं जाएगा, आप अगर ईमानदारी से मेहनत किए हैं तो। लेकिन अगर आपने कोई चूक की है, कोई गलती की है, उसी गलती की सुधार के लिए ये वीडियो आपको मिल रहा है। और जो अच्छे बच्चे हैं उनका बेस्ट रिवीजन चल रहा होगा, वो अगर देखते होंगे तो वो खुद उसका दिल कह रहा होगा कि सर कितना अच्छा काम किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम खास करके चर्चाएं तो ऐसे नॉन मेटल्स के हेडिंग से लिया है मैंने, पर नीचे और भी कुछ बातें हैं जिसको अलग टाइटल दे करके हमने ये किया है। आप आइए सबसे पहले देखते हैं कि अभी अधातुओं की कुल संख्या। अधातुओं के विषय में हमने एक बात आपको बताई थी आवर्त सारणी पर, फिर एक बार मेरा ध्यान जाता है कि आवर्त सारणी में वो जो ब्लैक कड़ी जो उपधातु वाला था हमारा, उसके दाहिने ओर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग अधातु कहते हैं। और अधातुओं की जो भौतिक व्यवस्था होती है, जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो सिर्फ धातु को आप जान लीजिए, धातु का उल्टा चले जाइए।
एक तरफ से देख लीजिए, उसमें मेलिएबिलिटी नहीं होगी, उसमें तन्यता नहीं होगी, वो कठोर नहीं होगा, वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होगा, है ना। तो ये सारे चीज उसके मतलब क्या बोलते हैं, वो आयोनाइजेशन में नहीं भाग लेगा, माने आयनीकृत नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से है। फिर उसमें कुछ अपवाद वगैरह भी आएंगे। फिर रासायनिक गुण में जाएंगे तो बहुत सारा फाइल खुला हुआ, ऑक्सीजन के साथ, उसका जल के साथ, तो और अलग अलग क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये तमाम चीजें हैं जो आपको बिल्कुल एक रिवीजन के तौर पर मिलना चाहिए। पर बहुत सारी बातें अभी हम लोग उसमें नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रतिबंध हैं। कुछ प्रतिबंध क्या, समय का प्रतिबंध है। अगर उसके चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा जाएगा और आपका जो बेस्ट रिवीजन है वो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जो मिल रहा है आप खाली उस पर काम कीजिए। पहला, सबसे पहले आप जान लीजिए कि अधातु की पहली और मुख्य परिभाषा ये है कि ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और हमारी प्रकृति में कहिए या आवर्त सारणी के हिसाब किताब से चल करके देखिए तो अधातुओं की कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 22 है। जिसमें 11 जो है आपको गैसीय अवस्था में है, एक है आपको द्रव अवस्था में जो ब्रोमीन है। आप इस बात को अपवाद के तौर पर पहले से भी चर्चा मैंने कितनी बार किया हुआ है। तो ब्रोमीन आपको अधातु हुए भी गैसीय अवस्था में है। जिस तरह से कि मरकरी धातु होते हुए लिक्विड अवस्था में है, उसी तरह से पारा जिसको कहते हैं Hg, वो धातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में है। उसी तरह से ब्रोमीन भी अधातु होते हुए लिक्विड अवस्था में है। ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब काम करता है। आपको लगता होगा सर खाली ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे, बेटा ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करता हूं मैं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। वो चाहे ऑब्जेक्टिव की नजर से आप देखें और चाहे सब्जेक्टिव की नजर से देखें, हर बात उसमें है ना। सुनोगे बात तो हर बात समझ आएगी। ये बात, ये स्लोगन हमेशा ध्यान में आप रखें तो आपको अच्छा लगेगा। उसमें 10 जो है वो क्या है, ठोस है। तो कितना हो गया, 10 एक 11 और 11 22। तो अधातुओं का जो श्रेणी है, जो सीरीज है, उसकी तीनों बातों को मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब देखिए जो बात मैंने कही है, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये बात भी सही है। और धातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। लो मतलब निम्न, LOW, लो, निम्न। लेकिन उसमें एक अधातु बड़ा कलाकार है भाई साहब, सब चीज उल्टा है उसका। और अपवाद के तौर पर मैंने बोला है कि ग्रेफाइट मतलब है अधातु, हर क्वालिटी है मेटल वाला, चमक रहेगा इसमें। विद्युत और ऊष्मा का भयंकर सुचालक है ये। और बड़े पैमाने पर बड़ी बड़े मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर सब में इसका यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का जानते हैं द्रव्यमान कितना तगड़ा है, 3550 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक का तो कुछ कहना है नहीं। द्रव्यनांक और क्वथनांक आप समझते हो ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। द्रव्यनांक वो टेम्परेचर का लेवल है या टेम्परेचर का वो एग्जैक्ट वैल्यू है जिस पर कोई मेटल, कोई धातु पिघल जाता है। पिघलना, मेल्ट करना। और क्वथनांक का मतलब बॉयल करना, खौलने लगना। तो मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है हमेशा। जहां देख लीजिए आप, ये 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो मेल्ट करेगा, जबकि 4827 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल करता है। इसीलिए मैंने उच्च दे करके यहां भी और यहां भी एरो लगा दिया है। थोड़ा सा क्लासिकल एट्रैक्टिव बना के रखना पड़ता है लेक्चर को, ताकि आपको जो राइटिंग्स है उसमें देख करके आपको थोड़ा आनंद आए, आपका दिमाग बोर ना हो। उलझा हुआ लेटर, उलझा हुआ शब्द कहीं नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल आराम दे, वो चीज सुंदर दिखे। इसलिए भी ये सब चीज थोड़ा सा मॉडलिंग करना पड़ता है।
हीरा अधातु है पर सर्वाधिक कठोर है। अधातुओं की दूसरी खासियत होती है कि अधातु मुलायम होते हैं धातुओं की तुलना में, लेकिन ये अपवाद है हीरा के विषय में कि हीरा अधातु है पर सर्वाधिक कठोर होता है। समझ गए ना? जबरदस्त, ये सब चीजें हमेशा ध्यान में रखना है। अधातुओं के हाइड्राइड विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुओं के हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से इसके जब रिएक्शन करते हैं तो इनके हाइड्राइड्स बनते हैं, लेकिन वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। बहुत खूबसूरत बात है। मुझे लगता है कि आप ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकरण, अवकरण, ये चार शब्द को, तो फ्लोरीन सबसे बड़ा ऑक्सीकारक है। पर यह ऑक्सीकारक होता क्या है? अवकारक होता क्या है? ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? अवकरण किसको कहते हैं? थोड़ी चर्चा इस पर तो होनी चाहिए। देखिए बेटा, ऑक्सीकारक हम ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक को कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे, खुद अपकृत हो जाए। अवकारक हम उसको कहते हैं जो दूसरे को अपकृत करे, खुद ऑक्सीकृत हो जाए। अच्छा, ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ संयोग करना, उसको ऑक्सीकृत कर दिया, खुद अपकृत हो गया। अपकृत होने का मतलब, अब दूसरे को अपकृत होने का मतलब हाइड्रोजन के साथ जोड़ा उसको। तो इस तरह से ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का संयोग अवकरण है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के हिसाब से अगर परिभाषाओं पर गौर करें तो अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है, दूसरे को देता है इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। तो इस हिसाब से फ्लोरीन सबसे बड़ा ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ है जो याद करना है आपको। जैसे मान लेते हैं कि हम तो ऑब्जेक्टिव पर काम कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सब्जेक्टिव की तरफ भी नजर नहीं डालेंगे तो उसके लिए अलग से समय हमको मिलने वाला नहीं है। तो धातु और अधातु में अंतर देखिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जब आप अपने सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करेंगे तो भौतिक गुण के आधार पर भी धातु और धातु में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। रासायनिक गुण के आधार पर, जैसे हाइड्रोजन के साथ संयोग है तो जल के साथ है, तो क्लोरीन के साथ है, अलग अलग परिस्थितियों में केमिकल रिएक्शन के आधार पर भी हम लोग दोनों में अंतर देखते हैं। इसीलिए जब हम याद करेंगे तो भौतिक गुण को अलग से कर लेंगे, रासायनिक गुण को अलग से कर लेंगे। अरे पढ़ना ही नहीं है, और करना क्या है? दूसरी बात, जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन, जबकि इसके आने की संभावना रहती है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक को तो मैंने अभी लोकेट नहीं किया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सब क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आप दोनों याद रखेंगे, पर जब एग्जामिनेशन में पूछेंगे, अगर उसने अंतर नहीं पूछा कि आप इसके आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर या रासायनिक, तो दोनों में से कुछ कुछ उठा करके डालेंगे तो आपको बढ़िया स्कोर करेगा, बढ़िया मार्क एग्जामिनर देंगे। धातुओं में आयनीकृत होकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। कितनी बार चर्चा किया है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उनका इजीली लॉस करवाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, उसको विस्थापित कर सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो क्या करेगा? धनायन का निर्माण करेगा। तो ये सोडियम का एग्जाम्पल दिया मैंने, Na+ और कैल्शियम, कैल्शियम Ca++ में बदला। आयनिक यौगिकों के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक कौन बनाता है? धातु बनाता है। और जब हम आपको इससे पहले आवर्त सारणी में भी हमने ये बात सिखाई हुई है आपको कि धातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ऐसे तो वहां पर अलग तरीके से बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये सब थी चर्चा। आवर्त में भी बात की थी, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब देखिए, रासायनिक बंधन की बात है। रासायनिक बंधन दो प्रकार का बेसिकली आपको पढ़ना है। एक है वैद्युत संयोजक, दूसरा है सह संयोजक। दोनों पर चर्चा थोड़ी बहुत हम अभी करेंगे। थोड़ा सा पहले स्लॉट को पूरा कर लीजिए आप, उसके बाद थोड़ा समझाएंगे अलग से, अच्छा लगेगा आपको। मेहनत करना तो आपके हाथ में है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना बढ़िया। मैं तो कहता हूं कि आप अगर शार्प व्यू से, गहराइयों के साथ शांत होकर के वीडियोस को देखिए, आपको पूरी की पूरी दुनिया हरी भरी नजर आएगी। ये मैं आपको
वादा नहीं बल्कि गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म जो एलन एकेडमी 24 है आपका, ये आपका है, ये मेरा नहीं है। मैं तो सेवक हूं। आपकी भलाई और आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, और आपको भी मालूम है कि इसके लिए मैं कुछ आपसे ले भी नहीं रहा हूं। इसमें जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट है वो सब मेरा है। मेरा एक शौक है जो बच्चों को मतलब मैं सेवा दूं, और इतने एजुकेशन अपने अंदर रखे हैं तो ये किस दिन के लिए है। ये बांटेंगे तो लोगों में ज्ञान बढ़ेगा। बस यही एक लालसा भी है, यही एक मनसा भी है। इसीलिए मैं आपके लिए एक जिम्मेदार टीचर होकर के, जिम्मेदार प्लेटफॉर्म डिजाइन करके आपको मैं ये सप्लाई कर रहा हूं। तो इसका फायदा उठाइए, बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा अगर आपने, क्योंकि ये लेक्चर आपको कहने के लिए 9-10 का है। आप अगर आगे चल करके जीके जीएस का प्रिपरेशन भी करेंगे, जनरल लाइन में जाएंगे, दरोगा, पुलिस, ये सब जितने भी एग्जामिनेशन, बहुत सारे जनरल फील्ड के, रेलवे है, बैंकिंग है, सब में ये काम करेगा। और जो भी ये प्रिपरेशन करते हैं उसको 9-10 से साइंस पढ़ना पड़ता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ा था। जब मैं जीके जीएस के प्रिपरेशन के दौर में था तो मुझे भी पढ़ना पड़ा था, इसीलिए मुझे मालूम है कि पढ़ना ही पड़ेगा। या जीके जीएस का साइंस टेक उठा करके आप देख लीजिए, सारा ये क्वेश्चन वहां पर अवेलेबल है। इसीलिए ये वीडियो 9-10 के लिए, 10th बोर्ड के लिए अभी एग्जामिनेशन बूस्टर कोर्स के रूप में है, पर ये जीएस के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जीएस वालों सुन लो ध्यान से, ठीक है। वो सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ करके तुम चाहोगे, नहीं संभव है। साइंस 40% वेटेज लेकर के चलता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म का चीज है, ध्यान दे। आगे रासायनिक बंधन पे बात हमने करना है अभी आगे। आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, ये जल में घुलनशील होते। जैसे जल में विलय का मतलब क्या, पानी में चीनी जैसे घुला देते हैं, चीनी गायब होता है, तो इसका मतलब इसी तरह से जो भी आयनिक यौगिक है वो जल में घुलनशील होता है। लेकिन ये बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुले मतलब अविलेय है, उसमें घुलनशील ये नहीं है। इसके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। वाह, इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवा सकते हैं। आयनिक यौगिक क्या, जैसे मान लेते हैं, आप जान लीजिए ये NaCl क्या है, एक आयनिक यौगिक है, मतलब ये आयोनाइज आराम से होता है Na++Cl-, ठीक है। इसको जैसे ही आप जलीय विलयन देंगे ये टूटेगा, और टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से इससे आप पास करवा सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसको समझना है, जानना है, देखना है, मस्त रहना है, मस्त प्रिपरेशन के साथ मस्त रिजल्ट लाना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बात है ध्यान देने योग्य। इसे देखिए, फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है, और फेरिक सल्फेट का Fe2SO4 एक बात जान लीजिए, कभी कभी कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोहरी संयोजकता को शो करते हैं। उसमें फेरस, फेरिक, अस में कम रहेगा, इक में ज्यादा रहेगा, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। तो इसी तरह से ये आपको पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है। दोनों फार्मूला डाला हुआ रहेगा, ठीक है। ए में सपोज कीजिए फेरिक सल्फेट का फार्मूला दे दिया, दूसरे नंबर में फेरस सल्फेट दे दिया, तीसरे नंबर में दोनों, और चौथे नंबर में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बस आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने ये दिया, मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पर बच्चा को ध्यान आकर्षित करवा दे, तो इसलिए मैंने किया। देखिए, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। मुक्त अवस्था का मतलब ये होता है कि वायुमंडल की जो भी परिस्थितियां हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी गैस है, उनसे इसको रिएक्शन नहीं होता है, ह्यूमिडिटी है वगैरह वगैरह, तो उससे इसी बोलते हैं कि इसको ये मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में अवेलेबल है। खनिज, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ या पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ये बात आपको थोड़ा समझना चाहिए। देखिए,
जो भी धातु हम प्राप्त करते हैं, थोड़ा समझना है इसको, जो भी धातु हम प्राप्त करते हैं वो सीधे हमारे पास नहीं आते। वो पाए जाते हैं कहाँ पर? वो पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर की गहराइयों में, पृथ्वी के गर्भ में बोलते हैं। वो मिट्टी में बहुत सारी गंदगियों के साथ मिले रहते हैं। उनके शुद्धिकरण के बहुत से उपाय हैं और हमारे विज्ञान ने बहुत सी व्यवस्था की है उसके लिए। और क्यों की है? क्योंकि अलग अलग तरह की गंदगियों के साफ करने के अलग अलग तरीके हैं। फैक्ट यही है। पर लेकिन खनिज से हम अयस्क जो प्राप्त करते हैं, इसकी कुछ तरीके मतलब विधियां हैं, उस पर अभी हमको नहीं जाना है। अब ये देखिए कि खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस, जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि अगर मैं खनिज का पता लगा लेता हूं, हमारे वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि पृथ्वी की इतनी गहराई में, इतने क्षेत्र में इतनी मात्रा है इसकी, ठीक। अब मैं चला उसे पहले हिसाब किताब बैठाया जाता है कि इससे जो मुझे प्राप्त होगा धातु, उस धातु पर मुझे खर्च कितना आ रहा है और जो चीज हमें प्राप्त होगा उससे हमें कितना फायदा होने वाला है। अब लागत और फायदा, मतलब जितना लागत और जितना उससे हम उसको सेल करने पर या यूज करने पर जितना मुझे आएगा, अगर लागत ज्यादा पड़ गया, सपोज कीजिए कि एक खनिज को हम जब निकालते हैं तो हमें 1 अरब रुपया खर्च हुआ, और अगर उस खनिज से मेटल या धातु प्राप्त करके उससे जो चीजें बनाकर हम उसको बेचते हैं, उससे हमें कम से कम 5 खरब, 5 अरब या जो भी है उतना आमदनी नहीं आता है, तो फिर उसको हम टच नहीं करेंगे। 1 अरब मेरा खर्च हो गया, अब 50 करोड़ मुझे मुझे मिलना है, 75 करोड़ मुझे मिलना है, क्या करेंगे वो काम करके? तो जिस खनिज से अयस्क की प्राप्ति कर ली जाती है, उसके लायक उसे बनाया जाता है कि नहीं इतना से मुझे है बेनिफिट, तो वही खनिज अयस्क कहलाता है। अगर वो प्राप्त नहीं करने के लायक है तो उसको खनिज ही छोड़ दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि हर खनिज अयस्क होता है, सॉरी, हर अयस्क खनिज होता है पर हर खनिज अयस्क नहीं होता। हर अयस्क खनिज होता है पर हर खनिज अयस्क नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिसमें कि हमने आपको ये सिखाया है कि हर क्षार भस्म होते हैं पर हर भस्म क्षार नहीं होते। ये सब चीजें हैं जो लेक्चर के बीच में पीछे की बातें भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है ना, देखिए ना, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और ये सॉरी जिंक सल्फाइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलग अलग नाम है। अब जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण संभव होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। देखिए है लिखा हुआ, ये भी बात हमने लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ पर भी चिंता करना नहीं है। कुछ धातुओं के अयस्क, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा याद रट लेना, एकदम रट लेना है। देखिए जस्ता के लिए होता जिंक ब्लेंड। अच्छा एक बात और भी है, ये अयस्क के रूप में तो आप याद कर ही रहे हो, डायरेक्ट यह भी एक क्वेश्चन है, जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन देगा, तो वहां के लिए भी आपको याद करना है। एकदम अमृत है, अमृत, क्या कहें हम आपको। कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, इसी को कैलेमाइन कहा जाता है। मान लो जिंक कार्बोनेट बोला, ठीक है, कैलेमाइन बोल दिया तो परेशान हो जाना है। इसीलिए इसको याद करना है, याद करना है। कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड को जिंकाइट कहा जाता है। और ये तीनों ही अयस्क जो हैं जस्ता के हैं, जब जैसा लगता है उसके हिसाब से। अब देखिए एल्युमिनियम, बॉक्साइट सबसे पॉपुलर है, Al2O3 इंटू 2H2O, इसका केमिकल फार्मूला भी मैंने लिख दिया और आपको याद रखना चाहिए। दूसरा है कोरंडम, Al2O3, और तीसरा है क्रायोलाइट, Na3AlFC। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, क्रिटिकल, रेयर, क्योंकि ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। और क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र आप देख लीजिए, Na3AlF6, इसी का नाम क्रायोलाइट है और ये एल्युमिनियम का अयस्क है।
ये ध्यान रहे। उसके बाद लोहे ये मरकरी का एस जो है वो Hg का, इसको सिनेबार कहा जाता है, HgS, है ना। मर्क्यूरस सल्फाइड HgS, जिसको सिनेबार कहा जाता है। सो इस तरह से अब देखिए लोहे के जंग, लोहे में जो जंग लगता है ना लोहा में जंग, उसका फॉर्मूला देखिए Fe2O3 प्लस FeOH होल 3, यानी फेरस ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड दोनों का मिश्रण होता है, इसी का नाम जंग है जो लोहे पर लगता है। तो कुल मिलाकर के इसमें जितनी भी चर्चाएं हमने अभी आपके लिए की है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये मुझे, क्योंकि मैं भी जब बनाता हूं तो मुझे भी ये लगता है कि नहीं, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको अभी कुछ लेक्चर्स ऐसे आए हैं जो बिल्कुल, मैं क्या बताऊं आपको, लाइफ टाइम याद रखने के लायक है। एग्जाम तो अपनी जगह है, एग्जाम तो आपका बेस्ट जाएगा ही जाएगा, मेरी दुआएं साथ में है। ये प्लेटफॉर्म आपके बिल्कुल पीछे लगा हुआ है कि आपको अच्छा करना है, मतलब करना है। लेकिन इसके अलावा भी ये लाइफ टाइम याद करने के लिए, इसीलिए ऑनलाइन ये आपके पास एक तरह का समझिए संपत्ति है आपकी, और इसको आप संजो करके संभाल के रखिएगा, एग्जाम के बाद भी पढ़ते रहिएगा, बहुत फायदा करेगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में, आज हम कहे थे आपको केमिकल बॉन्डिंग पर, इसको रहने दीजिए, अगले वीडियो में अच्छे से बता देंगे आपको रिलैक्स मूड में, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपका जो है सो क्या बोलते हैं वो मजा थोड़ा कम होने लगता है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, दोस्तों को शेयर करना, और